लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मल एक्सपांसन उसमें प्रसार के संबंध में जाना था, वह ठोस व द्रवों के प्रसार गुणांक के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग ऊष्मा के चालन व हीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ऊष्मा चालन, चालन विधि, कंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन, उसकी यूनिट, उसका विमा, थर्मल रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानें तो ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं। तो ऊष्मा के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अथवा एक ही वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो एक वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक या उस एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक क्या होता है, ऊष्मा का संचरण। तो तीन विधियों से होता है। एक है चालन, पहला है चालन, दूसरा है संवहन कन्वेक्शन, तीसरा है विकिरण या रेडिएशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। कंडक्शन या चालन क्या है। मान लो एक लड़का है, उसने एक रॉड, धातु का एक रॉड लिया हुआ है और उसके एक प्रांत को उसने आग में रखा हुआ है और दूसरे प्रांत को उसने हाथ से संभाले हुए हैं। तो उसके तो जिस प्रांत पर आग है तो रॉड क्या वहीं पर गर्म होगा? नहीं, थोड़ी देर बाद उसे गर्मी महसूस होगी। तो यहाँ पर ऊष्मा का प्रवाह कैसे हुआ? न चालन विधि से हुआ। लोहे के इस प्रांत पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वे गर्म हुए। गर्म होकर जो अणु एनर्जी गेन किए और वो वहाँ पर वाइब्रेट करते हैं और वो निकटवर्ती जो उसके लोहे के मॉलिक्यूल्स है उसको हीट ट्रांसफ़र करते हैं। फिर हर एक स्तर पर ये हीट ट्रांसफ़र होता है, उसके एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक हीट का क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अधिक तापक्रम वाले इंड से कम तापक्रम वाले इंड तक हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसे गर्म की महसूस होगा। यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं ठोस जिसका मेटल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स नहीं मूव करते हैं, सिर्फ हीट को वो अपने वाइब्रेशन द्वारा, वाइब्रेशनल एनर्जी द्वारा हीट को सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं वन इंटू अदर इंड, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इंड। हीट का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कोई मॉलिकुलर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। तो ये है कंडक्शन, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, तुम्हारे सिलेबस में भी है। दूसरा हीट ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है कन्वेक्शन या फिर संवहन। ये मुख्य रूप से फ्लूइड्स में देखने को मिलता है, तरल व गैसों में ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। जैसे मान लो यहाँ पर आग जल रही है और इसमें एक बीकर है, बीकर में पानी गर्म हो रहा है। तो शुरुआत में इस लड़के ने जब उस पानी में हाथ डाला, वैसे आप लोगों को पानी में हाथ नहीं डाल के देखना है, ये जस्ट उदाहरण के लिए बताया जा रहा है। तो पानी ठंडा था, जैसे जैसे हीट मिला क्या हुआ, पानी गर्म हो रहा है। जो नीचे का पानी है, तल के समीप का जो पानी है, वो पहले ऊर्जा लेकर क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है और गर्म होकर उसका क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है, फैल रही है, जिससे उसका घनत्व कम हो जा रहा है। ऊपर का पानी क्या है, ठंडा है, उसका घनत्व ज़्यादा है किसके तुलना में, नीचे के पानी में तुलना में, क्योंकि वो गर्म है, फैल रही है, जिसका घनत्व कम हो गया है। तो नीचे की पानी गर्म होकर क्या होगी, ऊपर की तरफ आएगी और इस स्थान को भरने के लिए ऊपर से जो ठंडा जल है वो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी और फिर ये गर्म होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो फ्लूइड है, जो तरल है, उसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होकर स्थान परिवर्तित कर रही है। लेकिन कंडक्शन में ऐसा नहीं था, मॉलिक्यूल स्थान नहीं परिवर्तित करती है, लेकिन यहाँ पर कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल स्थान परिवर्तित करती है। तो ये है हीट ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड मेथड, संवहन या कन्वेक्शन। थर्ड है विकिरण या रेडिएशन। रेडिएशन या विकिरण में हीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें हीट ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोग डिटेल में लाइट में भी चर्चा करेंगे।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा यहाँ पर हीट हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी तक पहुँचता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, सन से हीट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा क्या है, अर्थ तक पहुँचता है। लाइट आती है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो क्या है, हीट भी पहुँचता है, जिससे पृथ्वी गर्म होती है। तो यहाँ पर कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं इंजन हॉज का एक प्रयोग है, इसमें क्या बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक हॉज है, यहाँ पर एक हॉज है। हॉज में यहाँ पर कुछ धातुओं के छड़ दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर तांबा, लोहा, सीसा की छड़ है, और इस पर यहाँ पर इस हिस्से में कोटिंग की गई वैक्स की। तीनों छड़ की लंबाई क्या है ना, बराबर है। तीनों छड़ की लंबाई बराबर है, और हौज के इस हिस्से में क्या है ना, गर्म पानी भरा हुआ है, बिल्कुल खौलता हुआ गर्म जल है। और तीनों जो धातु की रॉड है वो इस जल में देखो डूबी हुई है। तो तीनों धातु गर्म होंगी, तीनों की लंबाई सेम है। यहाँ पर जल का टेम्परेचर तीनों के लिए सेम है। ध्यान देंगे, जल का टेम्परेचर तीनों के लिए सेम है। तीनों अलग अलग धातु के छड़ है, किंतु तीनों छड़ की लंबाई समान है। तो नॉर्मली हम क्या जानते हैं, धातु है तो गर्म होंगी, गर्म होंगी तो इसके इस प्रांत से कैसे गर्म होगी ना, चालन विधि द्वारा, कंडक्शन द्वारा धातु गर्म होंगे। इस प्रांत से इस प्रांत तक धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा। तो हम देखेंगे कि जो वैक्स कोटिंग है, तांबा, लोहा और सीसा के जो छड़ है उस पर जो वैक्स कोटिंग है, बराबर दूरी तक ही वैक्स कोटिंग की गई है। तो तांबा में ज़्यादा दूर तक वैक्स पिघला हुआ है कंपेयर टू लोहा। लोहा में ज़्यादा दूर तक वैक्स पिघला कंपेयर टू सीसा। समान समय के लिए ये कहा जा रहा है। तो इस सैंपल में जो नीचे रखा हुआ है हम देखेंगे, मान लो ये सैंपल है, तो तांबा के लिए इतनी दूर तक वैक्स पिघली हुई है, लोहा के लिए उससे कम, और सीसा में बिल्कुल ही कम वैक्स जो है पिघली हुई है। तो इससे हम क्या जानते हैं, समान समय के लिए छड़ की लंबाई भी समान है, खौलता हुआ जल तीनों के लिए टेम्परेचर सेम है, तो तांबा जल्दी गर्म हो रहा है कंपेयर टू लोहा, कंपेयर टू सीसा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न छड़ों पर मोम भिन्न भिन्न लंबाई तक पिघली है। अलग अलग धातुओं से बनी छड़ों में ऊष्मा का संचालन, कंडक्शन, अलग अलग धातुओं में बनी छड़ों में ऊष्मा का संचालन, कंडक्शन अलग अलग होता है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इंजन हॉज के प्रयोग द्वारा। तो क्यों होता है, तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा ऊष्मा का चालकता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो हम लोग नेक्स्ट जानेंगे। ऊष्मा की चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी इस संपर्क में जानने के लिए बाद में हम लोग थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू में हम लोग जानते हैं सुचालक पदार्थ, जैसे मान लीजिए सोना, चांदी, पारा में ऊष्मा चालन सुगमता से होता है, परंतु कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, कांच आदि में ऊष्मा जो है चालन अत्यंत कठिनाई से होता है। सुचालक और कुचालक पदार्थों की भिन्नता का अध्ययन करने के लिए एक भौतिक राशि प्रयोग की जाती है, और जिसे पदार्थ का ऊष्मा चालकता कहते हैं। इसे पदार्थ का ऊष्मा चालकता कहते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। कौन सा पदार्थ है, तांबा में ये ऊष्मा चालकता गुणांक अधिक होगा कंपेयर टू लोहा, लोहा में ऊष्मा चालकता गुणांक अधिक होगा कंपेयर टू सीसा। सो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। समान लंबाई की छड़ अगर हम लोहा और कॉपर ले, तो कॉपर की ऊष्मा चालकता गुणांक अधिक है। सुचालक पदार्थों के लिए इसका मान अधिक तथा कुचालक पदार्थों के लिए इसका मान कम होता है। तो हम लोग देख लेते हैं ना,
एक प्रयोग जिसके हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक चालक लेते हैं, यहाँ पर एक चालक लेते हैं जिसके दो प्रांतों का टेम्परेचर T1 और T2 है क्रमशः। T1 ज़्यादा है T2 से, तो जो तापांतर है डेल्टा थीटा बोल रहे हैं, तापांतर डेल्टा थीटा वो है T1 माइनस T2 जो यहाँ पर दिख रहा है, तापांतर T1 माइनस T2। अब इसके अनुच्छेद का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, जो इस पोर्शन का क्षेत्रफल दिख रहा है यहाँ पर, इस पोर्शन का क्षेत्रफल, हर एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर A है, जैसे यहाँ का चाहे यहाँ का चाहे इस भाग का, हर एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। और ऊष्मा संचरण में लगा समय, कितने समय के लिए हम लोग मेज़र कर रहे हैं ऊष्मा का प्रवाह, वो समय है T समय, स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं स्थायी ऊष्मा चालन के समय पदार्थ के परिच्छेद से गुजरने वाली जो ऊष्मा की मात्रा वो अगर Q है तो वो ऊष्मा की मात्रा समानुपाती होगी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होगी, विलोमानुपाती होगी, उसकी लंबाई या मोटाई, मान लो यहाँ पर ये जो चालक है उसकी लंबाई है d, या उसको मोटाई भी कह सकते हैं, उसकी लंबाई, ये जो लंबाई जो है d, उसके लंबाई के विलोमानुपाती होगी। जितना लंबाई ज़्यादा होगी उतना उसका प्रवाह कम होगा। तापांतर जितना ज़्यादा होगा ऊष्मा प्रवाह की मात्रा उतनी ज़्यादा, तापांतर के समानुपाती होती है ऊष्मा प्रवाह, ऊष्मा की मात्रा, और समय जितना ज़्यादा समय के लिए लेते हैं ऊष्मा की मात्रा उतनी ज़्यादा होता है। इन सबको हम लोग एक साथ सम्मिलित करें तो हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, Q इज़ प्रोपोर्शनल विथ A इंटू डेल्टा थीटा इंटू T बाई D। A D डेल्टा थीटा और T क्या है पहले बता दिया गया है। तो वहाँ से हम लोग लिखते हैं, समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ की स्थिरांक देना होगा, Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू डेल्टा थीटा इंटू T बाई D। यहाँ K क्या है, यही जो K है वही है ऊष्मा चालकता गुणांक पदार्थ का। तो अर्थात K यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो Q इंटू D बाई A इंटू डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा T पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक। तो अब हम लोग परिभाषित करेंगे किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जे K समान Q, अगर हम लोग D को कर दे 1, A को भी कर दे 1, बाकी जितना है Q छोड़कर जितना है सबको इकाई कर दे रहे हैं। डेल्टा थीटा को भी हम लोग 1 कर देते हैं, डेल्टा थीटा को भी अगर हम लोग डेल्टा थीटा भी जो है उसको हम लोग यूनिट कर देते हैं, और T को भी, समय को भी अगर यूनिट कर देते हैं, तो सभी को अगर हम लोग यूनिट कर देंगे तो K समान क्या होगा Q। तो वही परिभाषा हम देखो, किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है, K समान Q ऊष्मा की वह मात्रा है जो ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में, उस पदार्थ के लंबाई, इकाई लंबाई, उस यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है इसको देख लेंगे, उस पदार्थ की इकाई लंबाई उस पदार्थ की इकाई लंबी तथा इकाई परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली छड़ में 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है, जबकि तापांतर इकाई हो। तो क्या क्या इकाई किया गया, किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो ऊष्मा चालन के स्थायी अवस्था में उस पदार्थ की इकाई लंबाई D को इकाई कर दिया गया तथा इकाई परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली A को इकाई कर दिया गया छड़ के 1 सेकेंड में T समय को इकाई कर देगा प्रवाहित होती है, जबकि तापांतर डेल्टा थीटा इकाई हो। तो K समान Q। अब यहाँ से हम इसकी विमा, इसकी इकाई निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो ऊष्मा प्रवाह, यहाँ पर ऊष्मा प्रवाह T1 टेम्परेचर जिस प्रांत पे है वहाँ से T2 टेम्परेचर जिस प्रांत पे इस तरफ हो रहा है, कितना ऊष्मा प्रवाहित हुआ है Q। ये किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर। मान लो यहाँ पर दो चालक है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है
और ये एक मोटा चालक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है अगर हम कहें, तो किसमें ऊष्मा प्रवाह, दोनों की लंबाई अगर समान है, मान लें दोनों की लंबाई क्या है, समान है, समान समय के लिए हम लोग ऊष्मा प्रवाह ज्ञात कर रहे हैं, तो किसमें ऊष्मा प्रवाह ज़्यादा होगा ना, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है उसमें ऊष्मा प्रवाह ज़्यादा होगा। A2 जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसमें ऊष्मा प्रवाह ज़्यादा होगा। कब, जब दोनों की लंबाई समान हो, समान समय के लिए मापा जाए और दोनों प्रांत की टेम्परेचर भी समान हो, तब उस कंडीशन में। वैसे ही अगर दो चालक लें, एक चालक थोड़ा लंबी लेते हैं और दूसरी चालक जो है थोड़ा छोटी है, लंबाई दोनों में असमान है, लेकिन टेम्परेचर इसका T1 इस प्रांत में, इसका T2 इस प्रांत में, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर डिफरेंस समान है। अनुप्रस्थ काट भी दोनों में समान हो अगर, और समान समय के लिए अगर ऊष्मा प्रवाह को मापे, तो जिसका लंबाई कम है उसमें ऊष्मा प्रवाह की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊष्मा प्रवाह उसकी जो लंबाई के विलोमानुपाती होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, टेम्परेचर डिफरेंस किसी चालक के दोनों सिरों के बीच, अगर टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर मान लो T1 है, यहाँ T2 है, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, T1 ग्रेटर देन T2, और T1 और T2 में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, हीट फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा। मान रहा है Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो T1 ग्रेटर देन T2 हो, तो हीट फ्लो क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा समय के लिए ऊष्मा प्रवाह को मेज़र करें, तो हीट फ्लो उतना ज़्यादा आएगा। यही समझ के रखना है। अब हम लोग देख लेते तो ऊष्मा चालन गुणांक की इकाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग ने पहले देखा था कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू Q इंटू डी बाई A इंटू डेल्टा थीटा इंटू T। Q क्या है, ऊष्मा, Q यहाँ पर क्या है, ऊष्मा, D क्या है ना, लंबाई या मोटाई चालक की, A क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, डेल्टा थीटा तापक्रम और टेम्परेचर डिफरेंस दोनों यूनिट्स पर, और T समय। तो हम लोग इसका K का विमा निकाला है, कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी का विमा ज्ञात कर रहे हैं। तो हम लोग पहले जान लेते हैं Q जो है ऊष्मा, उसकी विमा क्या होती है, mL² T⁻⁻²। आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ऊष्मा की विमा, ऊष्मा एक प्रकार ऊर्जा है, तो ऊर्जा की विमा क्या होती है, mL² T⁻²। तो ऊष्मा की विमा वही होगी। लंबाई की विमा L, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की विमा L², तापांतर मतलब ताप डेल थीटा, और समय T। तो इन सभी को जो है हम लोग यहाँ पुट करेंगे, इन सभी को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो K की विमा क्या आएगी, अंत में कैलकुलेट करने से mL T⁻³ θ⁻1 ये कैलकुलेट करके आते हैं। तो यहाँ से हम लोग CGS सिस्टम में K की इकाई क्या बोल सकते हैं, कैलोरी प्रति सेंटीमीटर डिग्री C, या कैलोरी सेंटीमीटर इन्वर्स डिग्री C इन्वर्स। और SI में K की इकाई क्या होगी, वाट मीटर इन्वर्स केल्विन इन्वर्स। अब हम लोग देखते हैं, तभी हम लोग इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग देखा, ये जो K वैल्यू है वह हर एक मेटल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, हर एक मेटल के लिए अलग अलग है K वैल्यू। इसीलिए समान समय के लिए, समान लंबाई वाली छड़, समान तापांतर के लिए हम लोग क्या देख रहे थे, अलग अलग धातुओं के छड़ में जो है अलग अलग परिमाण में ऊष्मा चालकता अलग होता है। क्योंकि मोम जब देखते थे, तांबा में ज़्यादा दूर तक पिघला हुआ था, लोहा में उससे कम दूरी तक पिघला हुआ था, और शीशा में बहुत कम दूरी तक पिघला हुआ था। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि सभी का जो K वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो ऊष्मा चालकता गुणांक जो है वो क्या है, सभी में अलग अलग है। जिसमें ज़्यादा है उसमें हीट फ्लो ज़्यादा होगा, जिसमें कम है उसमें हीट फ्लो की दर कम होगी।
यहाँ पर देख रहे सबसे ज़्यादा ऊष्मा चालकता होता है डायमंड में। जितने मटेरियल से सबसे ज़्यादा है डायमंड में 1925 SI यूनिट। उसके बाद सिल्वर मेटल्स में सबसे ज़्यादा है सिल्वर, उसके बाद कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इस तरह से। ग्लास में एक से भी कम है 0.669। हम लोग जान लेते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना, थोड़ी देर पहले हम लोग कैलकुलेट किए थे वहाँ से, के Q इज इक्वल टू K इंटू A इंटू डेल्टा थीटा T बाई T। सो Q बाई T हम लोग कैलकुलेट यहाँ से करते हैं, तो ये क्या आता है KA इंटू डेल्टा थीटा बाई D। ये Q बाई T ये टर्म क्या है, ये इसे हम लोग कहते हैं ऊष्मीय धारा। ऊष्मीय धारा जैसे विद्युत धारा होती है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई T, वैसे ही है ऊष्मीय धारा। इकाई समय में कितनी ऊष्मीय ऊर्जा प्रवाहित हुई Q बाई T, यहाँ पर KA डेल्टा थीटा बाई D। फिर हम लोग देखते हैं कि डेल्टा थीटा बाई Q बाई T मतलब तापांतर बटा तापांतर। डेल्टा थीटा क्या है, तापांतर है, दोनों चालक के तापांतर बटे ऊष्मीय विद्युत धारा। जैसे विद्युत धारा में प्रतिरोध किसे कहते हैं, V बाई आई। वैसे ही यहाँ पर V को रिप्लेस कर रहे हैं डेल्टा थीटा से। तापांतर वहाँ पर होता है विभवांतर, यहाँ पर होता है तापांतर बटा, वहाँ पर होता है विद्युत धारा, यहाँ पर होगा ऊष्मीय धारा Q बाई T समान होता है D बाई K इंटू A। इसे ही कहते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध, इसे हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। तो D का विमा क्या है, लंबाई, चालक की लंबाई। L K का विमा हम लोग पहले जान चुके हैं, ML T टू द पावर -3 थीटा टू द पावर -1। और A एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसकी इकाई है L स्क्वायर। पुट करने से विमा यहाँ पर आता है M इनवर्स L टू द पावर -2 थीटा टू क्यूब, सॉरी M इनवर्स L टू द पावर -2 T क्यूब थीटा। और यहाँ से हम लोग उसकी परिभाषित भी कर सकते हैं, जो डेल्टा T बाई Q बाई T। तो चालक के सिरों के मध्य तापांतर डेल्टा थीटा तापांतर एवं उस चालक से होकर ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को, उस चालक से होकर ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को उस क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट में हम लोग प्रकाश, जो नेक्स्ट चैप्टर लाइट या प्रकाश, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक हिंदी मीडियम स्टूडेंट तक आप लोग शेयर कर देंगे। थैंक यू।